हे वेलकम गाइस आप वर्ल्ड में जहाँ भी होगे। आई होप आप फुल मज़े में होगे, अच्छे से होगे। सो गाइस, हमने बहुत बारी हम ये सुनते आते हैं कि बेयर मार्केट आ गई या बुल मार्केट आ गई। तो अब बुल मार्केट के आते ही हर कोई खुश हो जाता है। ऐसा क्या होता है? मतलब बुल मार्केट आने से चीज़ें इतनी बढ़ती ही क्यों हैं? सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो जाता है? आज के वीडियो में हम यही पता करने की कोशिश करेंगे कि बुल मार्केट की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम कैसे पता करें कि बुल मार्केट सच में ही आ गई है या वो एक फ़ेक आउट है। और बुल मार्केट भी अगर आती है तो वो भी अपने फेजेस में आती है, तो वो कैसे पता करें, उसके क्या क्या इकोनॉमिक ड्राइवर्स होते हैं। और हिस्ट्री में भी जितनी बुल मार्केट्स आई हैं, कितने टाइम के लिए और कैसे आती हैं। आज के वीडियो में हम यही सब समझने की कोशिश करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुल मार्केट, phases of the bull markets, economic drivers of bull market, investing strategies in the bull market, उसके risk and considerations, and historical examples of the previous bull markets. Guys, अगर आप इस वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए आए हो, अगर आप ट्रेडिंग के लिए पैशनेट हो और सच में इस पावरफुल चीज़ को सीखना चाहते हो, तभी इस चैनल को लाइक करो। अदरवाइज़ इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। जैसे आपकी अगर आदत है लॉसेस बनाने की, प्लीज़ कैरी ऑन। लेकिन अगर आप सच में पैशनेट हो, डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मुझे गाइज़ लाखों ऑडियंस नहीं चाहिए जो बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक ना हो। मुझे 10 लोग भी अगर है ना और वो अच्छे से पैशनेट हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे समझ में आ जाएगा कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखने के लिए सच में दिल से सीखने वाले लोग हैं। गाइस, अब हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। ग्रेट। गाइस, ये बुल मार्केट क्या होता है ये समझते हैं। अ बुल मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट characterized by rising asset prices and investor optimism, typically driven by positive economic fundamentals and investor confidence. Guys, इसके इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो बुल मार्केट्स present opportunities for investors to profit from capital appreciation and favorable investment conditions. गाइस, वो कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि इन्वेस्टर्स का एक तो ऑप्टिमिज़म बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे, और मोस्टली सारे ही एसेट्स उस पर राइज़ करने लगते हैं। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं दे लीड द मार्केट, लेकिन उनकी वजह से जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो भी बढ़ने लग जाते हैं उस टाइम पे। गाइस, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला है rising prices. Bull markets are characterized by sustained upward price movements across various asset classes such as stocks, bonds and commodities. उसके प्राइजेज़ आप देखोगे रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि एक रूल होता है कि बुल मार्केट में यूजुअली प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें करेक्शंस होती हैं, लेकिन फिर से वो ऊपर जाता रहता है क्योंकि डिमांड इतनी होती है उस टाइम पे। अब हम सेकंड की बात करें तो दैट्स हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम accompanies bull market as investors actively participate in buying assets. हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगी। एक नेक्स्ट हो गया पॉजिटिव सेंटिमेंट। इन्वेस्टर सेंटिमेंट is optimistic during bull markets driven by strong economic growth, corporate earnings and market performance.
सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाता है सेंटिमेंट। अब बहुत ज़्यादा जब ग्रीड आ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े करेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो फिर से फियर का माहौल एक बार ही होता है, फिर से वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. So investors exhibit confidence and optimism, leading to increased buying activity and market participation. So guys, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो हो जाता है, इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस होता है। वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करते हैं बुल मार्केट में, सब कुछ ही क्योंकि उन्हें पॉजिटिव दिखता है तो अंधाधुंध बाइंग चलती है। अब गाइस बुल मार्केट है तो बेयर मार्केट भी होती है, ये सब ना फेजेस में काम करते हैं। तो अब उसके फेजेस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज। इन द अर्ली स्टेज स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट पोजीशंस इन अंडर वैल्यूड एसेट्स, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर प्राइस अप्रिशिएशन। तो सबसे पहला हो गया एक्यूमुलेशन फेज़। तो जितने भी स्मार्ट मनी है वो सारा एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेशन फेज़ उसे बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज़ मार्कअप फेज़. सो प्राइजेस बिगिन टू राइज स्टेडीली एज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ग्रोज, लीडिंग टू ब्रॉड बेस्ड मार्केट गेन्स एंड इंक्रीजिंग बुलिश सेंटिमेंट. अब जो बड़े स्मार्ट मनी है उनने पहले एक्यूमुलेट कर लिया, अब जो नेक्स्ट जो छोटी मछलियां हैं अब उनको दिखेगा कि प्राइस तो स्टेडीली बढ़ रहा है, तो अब वो भी घुस जाते हैं मार्केट में, तो क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस आता है तो थोड़ा और बढ़ने लग जाता है। फिर थर्ड फेज़ आता है यूफोरिया फेज़. इन द लेटर स्टेजेस ऑफ अ बुल मार्केट investor optimism reaches extreme levels and asset prices may become overvalued. Speculation, excessive risk taking, and irrational exuberance drive price higher, often leading to unsustainable valuations. So अब क्योंकि सारे घुस गए हैं उसके बाद फिर रिटेलर्स भी घुस जाते हैं, फोमो करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि हम ये मूव मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ ही पॉजिटिव लगने लगता है, सब कुछ बढ़ता है, तो यूफोरिक फेज़ हो जाता है। अब वो होने के बाद फाइनल स्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़. सो द फाइनल स्टेज ऑफ अ बुल मार्केट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉफिट टेकिंग as smart money investors begin to sell their positions and realize gains. Market breadth narrows and upward momentum weakens, signaling the potential for a market reversal. So guys, जो फर्स्ट स्टेज में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जो चुपचाप उस टाइम पे एक्यूमुलेट कर रहे थे, तो फाइनल स्टेज में जब रिटेल हो गए या जो इतने स्मार्ट मनी नहीं है वो अंधाधुंध जो बाइंग कर रहे हैं, तो वो बाइंग जो भी अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वहाँ पे सेलिंग का मौका मिल जाता है, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर्स को या अपने कॉइन्स को, क्रिप्टो को, कोई भी एसेट हो सकता है, और फिर उसके बाद जो भी अपवर्ड मोमेंटम है वो सब वीक हो जाता है और उसके बाद रिवर्सल के साइंस हमें मिलने लग जाते हैं. सो ये मेन 4 फेजेस होते हैं बुल मार्केट के. अब गाइस अगर हम इकोनॉमिक ड्राइवर्स की बात करें बुल मार्केट के, सो पहला है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ. So guys, bull markets are often fueled by robust economic expansion characterized by rising GDP, low unemployment and healthy consumer spending. Second इसमें point है that's accommodative monetary policy. So central bank policies such as low interest rates, quantitative easing support borrowing and investment, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एसेट प्राइजेस. सो उस टाइम पे आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम होते हैं, तो बैंक्स में पैसा रखने की बजाय ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उनको क्योंकि बहुत लो इंटरेस्ट रेट है तो सब लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, वो भी
और ज़्यादा फ्यूल बन जाता है बुल मार्केट में। द थर्ड पॉइंट इज़ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। Bull markets thrive in environments with low inflation, stable geopolitical conditions, and positive corporate earnings growth. सो ये तीनों पॉइंट बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल पॉइंट्स जो कि इकोनॉमिक ड्राइवर्स होते हैं बुल मार्केट के। ये फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। बाकी जब हम एक्चुअल में जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस भी यूज़ करते हैं कि जब वो एसेट है रिट्रेस करेगा तो कौन से लेवल्स पे आएगा। हम एग्जैक्टली तो कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो एग्जैक्ट टू द पॉइंट उसको बाय कर पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लुएंस होते हैं जहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ इतने ज़्यादा पुल बैक के बाद भी अब ये प्राइस ऐसा हो सकता है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा दोबारा से आ सकती है। तो उसी हिसाब से रिसर्च के बाद लोग ट्रेड करते हैं। अब गाइस कुछ हम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं बुल मार्केट में। सबसे पहली होती है बाय एंड होल्ड। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल एप्रिशिएशन just by holding quality assets throughout the bull market cycle, avoiding short term speculation. सो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स होल्ड करके रखते हैं, उन्हें हॉडल करते हैं, और क्योंकि बुल मार्केट में अपने आप ही बहुत तेज़ बढ़ते हैं एसेट्स, तो वो पूरे साइकिल तक वो कोशिश करते हैं फोर्थ स्टेज पे ही बेचें उनको। और जो भी बीच में छोटे स्पेकुलेशंस होते हैं, ड्रामास होते हैं मार्केट में, उन पे वो स्पेकुलेटिव अपने डिसीजंस नहीं लेते हैं। जब उनको पूरे सिग्नल दिखने लगते हैं ऐसे कि हाँ अब रियली रिवर्सल पॉइंट्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो गया, उसके बाद ही वो उससे एग्ज़िट करते हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है सेक्टर रोटेशन। सो इन्वेस्टर्स में रोटेट इनटू sectors poised for outperformance during bull markets such as technology, consumer discretionary and healthcare. So एक ही सेक्टर की बजाय आप अलग अलग सेक्टर्स में आप अपना पोर्टफोलियो को सेग्रेट कर सकते हो। एक ही अगर आपने सिर्फ हेल्थ केयर में लिया हुआ है तो आप औरों पे भी करो, इससे आपको और अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट्स रिस्क मैनेजमेंट। सो डिस्पाइट बुलिश सेंटिमेंट, इन्वेस्टर्स शुड इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड एसेट एलोकेशन एडजस्टमेंट्स। सो हमें रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमें रिस्क रिवॉर्ड्स भी देखना चाहिए, हम कितना कैपिटल लगा रहे हैं, उसको हमें लॉस झेलने की हमारी कैपेसिटी है या नहीं है, और अगर लॉस हो भी जाता है तो गाइस उस लॉस को हमें एक्सेप्ट करना सीखना होता है इसमें। ऐसे ही नहीं कि हम वेट करते रहें कि अभी बहुत नीचे हो गया है दोबारा ऊपर आएगा, ऐसे हम ट्रैप हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का गाइस ध्यान रखना चाहिए। अब गाइस कुछ रिस्क एंड कंसिडरेशंस भी हम चेक करते हैं। सो पहला होता है ओवर वैल्यूएशन। सो बुल मार्केट्स कैन लीड टू एसेट बबल्स एंड ओवर वैल्यूएशन, प्रॉम्प्टिंग कंसर्न्स अबाउट मार्केट फ्रॉथीनेस एंड अनसस्टेनेबल प्राइस लेवल्स। सो कई बार हमें इतना ज़्यादा प्राइस एक्शन हमें ऊपर दिख जाता है ना, वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो जितनी तेज़ ऊपर गया है उतनी तेज़ वो नीचे गिरता भी है फ्लोर पे। तो देखना है हमें, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हो गई है तो एकदम से टॉप पे मत ख़रीदो, वेट करो, पेशेंस इज़ द की। सो ओवर वैल्यूएशन का भी ध्यान रखो। सेकंड इज़ मार्केट करेक्शंस। सो बुल मार्केट्स आर वल्नरेबल टू पीरियोडिक करेक्शंस ट्रिगर्ड बाय फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक स्लोडाउन्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। सो गाइस कभी भी बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं, अब जैसे बहुत बड़े इवेंट्स ब्लैक स्वान इवेंट्स बोलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो में किसी ने कोई एक्सचेंज है, एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो जाते हैं, उस वजह से बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं अपने फंड्स को बचाने के लिए, पैनिक सेलिंग हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो इन चीज़ों को, मार्केट करेक्शंस को ट्रिगर कर सकता है। द थर्ड थिंग इज़ इन्वेस्टर complacency. So, prolonged bullish trends may breed investor complacency, increasing the likelihood of abrupt market reversals and volatility spikes. So, हमें वोलेटिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, और क्रिप्टो तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसमें अगर बिटकॉइन अगर गिर रहा है 10%, बाप अगर 10% गिर रहा है, तो घर का माहौल तो ख़राब हो ही गया, बच्चे तो फिर और ज़्यादा गिरेंगे। तो ऑल्ट कॉइन्स का तो 50% वो ब्लीड करने लग जाते हैं, और बिटकॉइन अगर 40-50% अगर ड्रॉप हुआ है तो ऑल्ट कॉइन्स तो 90% ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, 99% भी बड़े आराम से हो जाते हैं। अब कोई एसेट है वो $100 का है, अब वो 90% गिर गया, वो $10 का है, तो लोग सोचते हैं इतना ज़्यादा गिर गया है, कम हो गया है बहुत, इसे ख़रीद लेते हैं, और कितना गिरेगा। अब वो $10 से लेके वो वहाँ से भी फिर से 90% गिर जाएगा, वो $1 का हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि भाई फिर से 90% गिर गया है, टोटल टॉप से तो वो 99% गिर गया है, और कितना होगा। अब वो $1 से भी फिर से 90% गिर जाएगा, तो ऐसे लूप में गिरता चला जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, अब अगर हम इसके रिस्क के एग्जांपल की बात करें तो .com बबल हुआ था, बर्स्ट, जो अर्ली 2000s में हुआ था। अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल हो गई थी, तो वो इसलिए बबल बन गया था। वो फिर इतने हाई प्राइजेस पे फिर बाद में जो लेट इन्वेस्टर्स थे वो बाय कर रहे थे, वो फिर सस्टेन कैसे होगा। और जिन लोगों ने बहुत अर्ली बाय किया था वो फिर सेल भी करेंगे उस चीज़ को। ये साइकिल में चलती हैं सारी चीज़ें। सो गाइस, रिस्क अगर हम देखें तो ओवर वैल्यूएशन एंड स्पेकुलेटिव excessive valuation and irrational exuberance in technology stocks led to a market correction resulting in sustainable losses for investors. अब इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिला .com बबल से? Investors should exercise caution during periods of exuberance and remain vigilant against signs of market frothiness and unsustainable valuations. So guys, इनका प्लीज़ ध्यान रखें। अब गाइस, कुछ हम हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स समझते हैं बुल मार्केट के, क्या क्या पहले हुए थे। सबसे एक तो हमने .com बूम देखा था जो शुरू हुआ था 1990s में। सो द लेट 1990s विटनेस्ड अ स्पेकुलेटिव फ्रेंजी इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स culminating in the .com bubble and subsequent market crash. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? द .com बूम सॉ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फ्यूल्ड बाय द इंटरनेट रेवोल्यूशन एंड इन्वेस्टर स्पेकुलेशन। अब इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन हो गया था ना उस टाइम पे इंटरनेट का। हालांकि इंटरनेट के बिना लोगों को समझ में आ गया था कि आगे जाके इसके बिना पॉसिबल नहीं है चीज़ें, लेकिन वो इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी चीज़ें, तो ये बूम तो होना ही था, ये क्रैश होना ही था बाद में। अब इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या थे? टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एक्सपैंडिंग इंटरनेट यूसेज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पैराडाइम शिफ्ट्स इन बिजनेस मॉडल्स कंट्रीब्यूटेड टू द बुल मार्केट्स यूफोरिया। सो इतनी सारी टेक्नोलॉजी में हो रहा था, इंटरनेट का यूसेज हो रहा था, हर दिन पता नहीं कितनी कंपनीज खुल रही थी, तो इसलिए वो इतना यूफोरिक फेज़ उसमें बुल मार्केट का शुरू हो गया था। अब गाइस, जो हमने सेकंड देखा था वो था पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, जो था 2009 से 2020 तक जो था। सो द बुल मार्केट दैट फॉलोड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 saw equities rebounding strongly, supported by monetary stimulus
एंड इकोनॉमिक रिकवरी। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखी? द बुल मार्केट दैट फॉलोड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस सॉ इक्विटीज़ रिबाउंडिंग स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय अनप्रेसिडेंटेड मॉनेटरी स्टिमुलस एंड इकोनॉमिक रिकवरी एफर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टिमुलस और जो पॉलिसीज़ बनाई उस वजह से बहुत तगड़ा हमें रिबाउंड भी मिला 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? Investors who remained invested throughout the bull market cycle witnessed significant portfolio growth and wealth accumulation. तो गाइस जिनने राइट टाइम पे बाय कर लिया था वो अभी मौज काट रहे हैं। तो मार्केट्स में गाइस टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टाइमिंग पे, गलत टाइम पे अगर आप किसी स्टॉक में घुस जाओ, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, टेस्ला हो, कुछ भी हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बुल मार्केट में घुस रहे हो तो बहुत सही है। और गाइस जो एक स्ट्रैटेजी होती है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि DCA करो, DCA करो। मैंने गाइस DCA के बारे में एक वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन में जाके उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ सकते हो। एक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स सिर्फ बुल मार्केट में ही देती है। तो आपको काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो बेयर मार्केट में गला फाड़ के चिल्ला रहे होंगे कि भाई DCA करो, इट्स टाइम फॉर बाइंग द डिप्स, एवरेजिंग करो। वो गाइस वो ट्रैप होता है उस टाइम पे, वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ बुल मार्केट, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है मार्केट की। अगर बुल मार्केट है तो ही फ़ायदा है DCA का। ग्रेट। सो गाइस आज हमने बुल मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझी, उसके फेजेस, जो 4 फेजेस में वो दिखाती है वो भी समझा, उसके इकोनॉमिक ड्राइवर्स समझे, उसकी इन्वेस्टमेंट कुछ स्ट्रैटेजीज समझी, रिस्क और कंसिड्रेशन भी समझे, और हमने कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी देखे बुल मार्केट के। एक गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम मूविंग एवरेजेस में हम देखते हैं, तो एक बुल मार्केट की पहचान होती है कि जो भी हम वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, अगर प्राइस एक्शन 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है, that means it can be a potential bull market। और अगर वो 21 मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो बेयर मार्केट हो जाती है। तो गाइस टेक्निकल भी देखना बहुत ज़रूरी है, आप ये भी चेक करो। ओके एंड गाइस आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो ही हमें इस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके वेल गाइज, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो नाउ। और गाइज अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, सो डू लाइक द वीडियो। और अगर आप रियली पैशनेट हो ट्रेडिंग को लेके, सो गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल। और मेरी वीडियोस ऐसे ही मैं अपडेट करता रहूँगा। आई विल कम अप विद लाइव स्ट्रीम्स एज वेल, जिसमें हम अलग अलग स्टॉक्स और क्रिप्टो सब हम रियल टाइम फिगर आउट करेंगे, क्या मूवमेंट्स, क्या कौन से फेजेस चल रहे हैं, क्या है। ओके सो गाइज दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। यू हैव अ लवली टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, चीयर्स।